Yes, friends. So after question number 5, now we will come to the new topic that is intrinsic value method, जिसको हम net assets भी बोलते हैं ना, वैसे हमारा intrinsic value method होता है. इसमें हम कैसे निकालते हैं intrinsic value that has been given. तो I want to say intrinsic value is nothing but net assets only. वो हम कैसे निकालेंगे? तो first of all you will take all the assets taken over at revalued figure. Sorry, not all the assets taken over, but it will be all assets at revalued figure लेना है पहले आपको, चाहे टेक ओवर हो चाहे नहीं हो, बट all assets at revalued figure you will write. जो जो भी क्वेश्चन में बताया उसमें से आप माइनस करोगे all outside liabilities at revalued figure. जब वो माइनस करोगे तो आपके पास नेट एसेट्स फॉर शेयर होल्डर्स आ जाएगा. उसमें से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम, तो जो बचेगा उसको हम बोलेंगे नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. और ये जो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बचा ना, तो सेलिंग कंपनी का ये जितना भी अमाउंट आ रहा है, भाई दो कंपनियां परचेजिंग और सेलिंग दोनों के लिए निकाल रहे हो आप, तो सेलिंग कंपनी का जितना भी अमाउंट आया नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये टोटल अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का होता है हमेशा, जब भी नेट एसेट मेथड से करना होगा. तो फिर इनको हम डिवाइड बाय अपने अपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से कर देंगे, तो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर आ जाएगा. यही आपको दे रखा है. लेट अस चेक दिस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेट एसेट्स वैल्यू मेथड. दिस मेथड हेल्प अस टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर रियल वर्थ. इट कैन बी कैलकुलेटेड. इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब रियल वर्थ होता है. और ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो परचेजिंग कंपनी और सेलिंग कंपनी दोनों के रिवाइज वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स लो, उसमें से माइनस करो रिवाइज वैल्यू ऑफ ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज, चाहे टेक ओवर हो चाहे नहीं हो. फिर नेट एसेट्स फॉर शेयर होल्डर्स आ गया, इसमें से लेस करो अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी देना है, तो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया. और यही अमाउंट जो सेलिंग कंपनी का आएगा ना, ये वाला अमाउंट जो सेलिंग कंपनी का आएगा, इसको मैं बोल सकता हूं कि यही अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का होगा. डिवाइड बाय उनको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से कर दो, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ गया. तो अब ये अमाउंट पे तो करना है मुझे, अब इसके कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आएंगे, तो उसके लिए डिवाइड बाय इश्यू प्राइस करना होगा ना. तो वो इश्यू प्राइस हमेशा, अगर कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो परचेजिंग कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू था वो आपका इश्यू प्राइस होगा. तो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट विल बी सेलिंग कंपनी का नेट एसेट्स, और नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी करना है. ठीक है, चलो. तो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इससे आपका ये आ जाता है. तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू. समझ में आ रहा है ना? ठीक है. अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे. यस, तो नाउ लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 6. क्या गिवन है हमें? द बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड एंड वाई कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st March 2017 आर एज फॉलोज. बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड इज गिवन. शेयर कैपिटल में ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख, इश्यूड कैपिटल भी 10 लाख है. रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है उसमें कैपिटल रिजर्व 2 लाख, जनरल रिजर्व 70,000, तो 2,70,000. अनसिक्योर्ड लोन 2 लाख. करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,10,000 गिवन है. एसेट्स में गुडविल है आपके पास 80,000 का. यस. अदर्स आपके पास गिवन है 8 लाख, और करंट एसेट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस गिवन है 9 लाख. तो ये आपकी एक्स कंपनी की बैलेंस शीट हुई. इसी के जस्ट बाद जब आप चेक करोगे तो वाई कंपनी की भी गिवन है. शेयर कैपिटल गिवन है, इश्यूड कैपिटल गिवन है 8 लाख, जनरल रिजर्व भी आपके पास 8 लाख है, सिक्योर्ड लोन 5 लाख है, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन 3,60,000 गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स 16 लाख है, और लोन्स एंड एडवांसेस में बैंक 2 लाख, अदर्स 6,60,000, तो 8,60,000 है. अब इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है. इट वॉज प्रपोज दैट एक्स कंपनी लिमिटेड शुड टेक ओवर बाय वाई कंपनी लिमिटेड. तो एक्स कंपनी टेक ओवर बाय वाई कंपनी हो रहा है, तो वाई कंपनी परचेजिंग बन गया और एक्स कंपनी सेलिंग बन गया. द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वर एक्सेप्टेड बाय बोथ द कंपनीज. गुडविल ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड इज कंसिडर वैल्यूलेस, मतलब रिवैल्यूएशन करते, मतलब गुडविल को नहीं लेना है हमें, वैल्यूलेस, जीरो लेना है गुडविल का वैल्यू. एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन इन एक्स कंपनी लिमिटेड अमाउंटेड टू 40,000.
यानी आपके फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू 40,000 से कम कर देना आप। होल्डर ऑफ एवरी 2 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड वॉज टू रिसीव एज फुल्ली पेड 10 शेयर्स इन वाई कंपनी लिमिटेड। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स बताएं, किस प्राइस पर देना है वो नहीं बताया, तो वो हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड जो आएगी ना उस प्राइस पर देंगे, 10 इक्विटी शेयर 2 शेयर के बदले। एंड सो एज मच कैश एज इज नेसेसरी टू द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज in accordance with the intrinsic value of the shares as per their balance sheet, subject to the necessary adjustments with regard to the goodwill and depreciation in X Company Limited balance sheet. You are required to determine the composition of purchase consideration. Composition का मतलब breakup, कितना नंबर कितने शेयर से दे रहे हो, कितना कैश में दे रहे हो, that is what they are asking, and show the balance sheet after absorption. तो अभी तक के क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज या अकाउंट सब बनाते थे, अब हमसे डायरेक्टली बैलेंस शीट पूछा है तो वी विल डायरेक्टली प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम परचेज कंसिडरेशन इस बार निकालना है तो इस बार क्वेश्चन में अब अगर हमें परचेज कंसिडरेशन निकालना है तो दैट विल बी बाय इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या फिर नेट एसेट्स मेथड। ठीक है, अब वो हम कैसे बनाएंगे? आई बिलीव सबसे पहले वी विल राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, एक्स कंपनी लिमिटेड, वाई कंपनी लिमिटेड, ये कॉलम बनाओगे। अब आप जब इन कॉलम बनाओगे तो अब आप इसमें लिखना स्टार्ट करोगे सबसे पहले रिवाइज वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स यू आर गोइंग टू टेक। तो आई बिलीव जब हम एक्स कंपनी में लिखेंगे तो गुडविल तो लेना ही नहीं, निल लेना है, और अदर फिक्स्ड एसेट्स को 8 लाख में से 40,000 कम करके लिखोगे तो 7,60,000 तो एक्स कंपनी में लिखोगे, और करंट एसेट लोन्स एंड एडवांसेस एज इट इज 9 लाख रुपए लिख दोगे। अब जब वाई कंपनी की बात करते हैं तो वाई कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स पूरे 16 लाख लिखने हैं, और करंट एसेट लोन्स एंड एडवांसेस में 2 लाख और 6,60,000 ये लिखना ही लिखना है आपको पूरा। तो ये आपके सारे एसेट्स हो गए, और तो कुछ बताया नहीं था हमें। ठीक है ना, इसके बाद माइनस करोगे आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो आई बिलीव आउटसाइड लाइबिलिटीज में एक्स में आप लिखने वाले हो अनसिक्योर्ड लोन 2 लाख और सन्ड्री क्रेडिटर 3,10,000, और वाई में लिखोगे आप सिक्योर्ड लोन में 5 लाख और सन्ड्री क्रेडिटर में 3,60,000। तो जैसे ही आप ये माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट एसेट्स फॉर शेयर होल्डर्स आ जाएगा, एक्स का भी वाई का भी। जैसे ही आपके पास ये आया एक्स और वाई के लिए, इसमें से हम माइनस करेंगे अमाउंट फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो आई बिलीव बट क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है तो डैश डैश कर देना। तो जो भी बचा उसको आप लिखोगे नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर इसको आप जो भी अब आपके पास नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आया ना, तो ये जो एक्स वाला आया ना ये परचेज कंसिडरेशन बनेगा टोटल अमाउंट। बट इसको पहले डिवाइड करो आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच कंपनी। एक्स को कितने से करोगे? तो एक्स के पास 10,000 शेयर्स हैं और वाई को करोगे आप 80,000 शेयर्स हैं। तो जब ये डिवाइड कर दोगे तो दोनों का इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया। ये क्यों निकाला सर? क्योंकि जब परचेज कंसिडरेशन में ये बोला था ना 2 शेयर के बदले 10 शेयर देंगे, तो वो कितने रुपए के देंगे? तो जो वाई कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू आया है उतने रुपए के देंगे। तो 2 के बदले 10, तो 10,000 के बदले, तो आई वांट टू से 2 के बदले 10 का मतलब 1 के बदले 5, तो 10,000 के बदले 50,000, तो 50,000 न्यू इक्विटी शेयर दे रहे हो आप वाई कंपनी में। किस रुपए पर? तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड पर, जो आपने निकाली है। कैसे निकाली? तो वही अभी जो मैंने बताया, नंबर आपने जो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकाला ना, उसको डिवाइड करो आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई, 10,000 और 80,000, तो आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू आया। तो 2 के बदले 10 का मतलब 10,000 के बदले 50,000, 50,000 एट द रेट ऑफ दैट वैल्यू, एट द रेट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, मल्टीप्लाई करा अमाउंट आया। बट इसका और जो एक्स कंपनी का इंट्रिंसिक नेट एसेट्स आया था, उन दोनों का डिफरेंस जो बचेगा वो हम कैश में देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में बता रखा था सो मच एज कैश एज इज नेसेसरी टू एडजस्ट द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जितनी आपकी नेट एसेट्स आए ना एक्स कंपनी का, और जो आप ये इक्विटी शेयर्स के बदले इक्विटी शेयर्स के अमाउंट में दे रहे हो, उन दोनों के डिफरेंस में कैश आ जाएगा। तो ये आपका कंपोजिशन आ गया परचेज कंसिडरेशन का। चेक कराता हूं।
This was question number 5. Yes, now this is question number 6. Calculation of intrinsic value. I hope you can check that. Assets लिखे 760 और 16 लाख एज इट इज. बैंक और अदर्स लिख दिया हमने, तो ये आ गया. लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज का क्रेडिटर्स माइनस करा, अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन माइनस करा, तो नेट एसेट्स फॉर ऑल शेयर होल्डर्स आया. इसमें से हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्लेम माइनस करा, तो हमारे पास नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया. डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करा तो देखो वैल्यू पर शेयर, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू, 115 और 20 रुपए की. अब एक्स कंपनी का मतलब 11,50,000 टोटल परचेज कंसिडरेशन आना चाहिए, जो कि 20 रुपए के हिसाब से आप पे कर रहे हो. तो पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स बता दिया हमको, नहीं बताते ना तो मैं डायरेक्टली 11,50,000 डिवाइड बाय 20 रुपए कर देता तो मेरा आंसर आ जाता. बट क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स बताए, 2 के बदले 10, तो 10,000 के बदले 50,000, तो 50,000 इंटू 20 10 लाख रुपए हो गया. और देना 11,50,000 है, तो 1.5 लाख रुपए का मैं कैश दूंगा. ये मेरा कंपोजिशन हो गया. देखो, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एक्स कंपनी हैव टू बी पेड एट इंट्रिंसिक वैल्यू इफ नथिंग मेंशन्ड. ठीक है, बट अब डिस्चार्ज ऑफ पीसी कैसे करा, तो इक्विटी शेयर्स 2 के 10, तो 10,000 के बदले 50,000 एट द रेट ऑफ 20, 10 लाख. और इसी के आगे आप चल गए तो देखो ये रहा 10 रुपए इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ वाई लिमिटेड. तो हाँ भाई, अगर वाई लिमिटेड की 10 रुपए की फेस वैल्यू और 20 रुपए पर दे रहे हो आप इंट्रिंसिक वैल्यू पर, तो 50,000 इंटू 10 5 लाख रुपए तो शेयर कैपिटल और 5 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो बात अलग है. बट साथ में देखो कैश भी दिखाया 1.5 लाख का, तब जाकर के परचेज कंसिडरेशन बना 11,50,000 रुपए. बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब क्वेश्चन में बोला बैलेंस शीट बनाओ साहब, तो बैलेंस शीट हम डायरेक्टली बनाना स्टार्ट कर सकते हैं. जब भी हम परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स के थ्रू दे रहे हैं, समझ के सुनना, जब भी हम परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स के थ्रू दे रहे हैं तो वहां पर गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो थर्ड एंट्री में हम निकालते थे वो नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी रीवैल्यूड फिगर्स ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज था वो आपने इंट्रिंसिक वैल्यू में ऑलरेडी ले लिया और उतना ही अमाउंट आप दे रहे हो. तो जितने अमाउंट की आपकी कंपनी की वैल्यू थी उतना ही पूरा पेमेंट मिल रहा है, तो कोई गुडविल या कोई कैपिटल रिजर्व की बात ही नहीं आएगी. तो अब हम यहां पर डायरेक्टली बैलेंस शीट बना सकते हैं दोस्त. कैसे बनाएंगे अब हम, तो देखो अब हमें वाई कंपनी की बनानी है ना आफ्टर एब्जॉर्प्शन, तो आई बिलीव यस वाई कंपनी की हमें बनानी है क्वेश्चन नंबर 6 में. यस, तो व्हाट वी आर गोइंग टू टेक विल बी, देखो ये तो एक्स कंपनी की थी, वाई कंपनी के पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे पहले से ऑथोराइज्ड, 20 लाख थे. अभी हमने 80,000 इश्यू कर रखे, 80,000 के बाद हमने 50,000 और दिए, तो 1,30,000 हो गए, 10 रुपए ईच के, तो 1,30,000 इंटू 10 13 लाख रुपए तो हमारे पास आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल का. आपको फॉर्मेट तो पता ही है ना. फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व ही दिखाएंगे हम 8 लाख का. एक्स का ऐड मत कर देना, क्योंकि वो तो इक्विटी शेयर होल्डर में चला जाता है, वो थोड़ी टेक ओवर होकर के आता है, तो वो नहीं आएगा. फिर उसके बाद आप दिखाओगे सिक्योर्ड लोन 5 लाख, ये आपके नॉन करंट लायबिलिटीज में, और साथ में अब इसका अनसिक्योर्ड लोन भी आ जाएगा 2 लाख. ठीक है ना. उसके बाद आप दिखाओगे करंट लायबिलिटीज का सन्ड्री क्रेडिटर 360 और प्लस ये वाला भी कर दोगे आप 310, सन्ड्री क्रेडिटर दोनों ऐड हो जाएंगे. तो ये तो हमारा लायबिलिटी साइड हो गया. फॉर्मेट आपको पता है, दैट इज यू विल राइट शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ न्यू कंपनी का आता है, ओल्ड कंपनी का नहीं आता है. टेक ओवर थोड़ी होता है, वो तो ओल्ड कंपनी के अकाउंट में इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल देते हैं हम. तो नई कंपनी की जब जनरल एंट्रीज करते हैं तब थोड़ी लिखते हैं उसको, जब वो नहीं आएगी. मगर लायबिलिटी सारी आती है, आउटसाइड लायबिलिटी तो वो ले ली हमने. अब एसेट्स की बात करते हैं, तो आई बिलीव नॉन करंट एसेट्स हेडिंग दोगे, उसमें फिक्स एसेट्स लिखोगे, तो 16 लाख प्लस 7,60,000 जो उससे लाए थे वो दोनों ऐड कर दोगे. और करंट एसेट्स दिखाने वाले हो तो बैंक दिखा देना अलग से. बैंक में से 2 लाख में से मैंने पे कर दिया है अभी 1.5 लाख रुपए, तो हाँ, तो 50,000 ही दिखाओ, और अदर्स में 6,60,000 प्लस जो इसका लेकर के आए आप 9 लाख, ये ऐड करके दिखा देना, तो आपकी बैलेंस शीट टैली भी हो जाएगी. और कुछ तो था ही नहीं क्वेश्चन में. अरे सॉरी, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना मत भूलना भाई. हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो आ जाएगा ना रिजर्व एंड सरप्लस. जनरल रिजर्व तो आएगा ही सही एज इट इज, और सिक्योरिटीज प्रीमियम वो 5 लाख रुपए का जो हमने अभी नए शेयर्स के ऊपर दिया वो भी आ जाएगा. ठीक है, चेक करवाता हूं मैं आपको. यस, बैलेंस शीट बनाई, 13 लाख आया, रिजर्व एंड सरप्लस भी 13 लाख, क्योंकि 8 लाख का तो जो जनरल रिजर्व था और
5 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम, नॉन करंट लाइबिलिटी 7 लाख के आगे दोनों को ऐड कर दिया वो मैंने, और करंट लाइबिलिटी में भी ऐड कर दिया, नॉन करंट एसेट्स आगे ऐड करके करंट एसेट्स। देखो अब आप नोट टू द अकाउंट्स दिखाता हूं, नोट नंबर 1 20 लाख 13 लाख दिखा दिया, वो आप चेक कर सकते हो पूरा ही, है ना। फिर ये बैलेंस शीट में समझाऊंगा नहीं, वो आप चेक करना खुद। जनरल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया, नॉन करंट लाइबिलिटी में दोनों आ गया, करंट लाइबिलिटी में आ गया, नॉन करंट एसेट्स में दिखा दिया, और ये करंट एसेट्स में भी दिखा दिया ये वाला अमाउंट, इसमें से कैश माइनस करके दिखा दिया। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू वेरी मच।